आप सभी को पहले तो विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड थिएटर डे। All the world's a stage, and all the men and women merely players. As we rightly know that this was quoted by William Shakespeare. And what a pleasant coincidence it is that the director of the universe has given us the opportunity to play each of our roles in today's book launch. I welcome you all to the inauguration of Sanjay Bhardwaj's very well-known book, Ek भिखारन की मौत, Death of a Beggar Woman. मैं समझती हूँ कि आप सभी बड़ों का समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आयु और अनुभव दोनों में मैं आपसे काफी छोटी हूँ, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ वैसे किसी भी भूमिका छोटी या बड़ी नहीं होती, लेकिन मैं गति से इस कार्यक्रम को आगे ले जाऊंगी। पुस्तक का आना यानी विद्या की देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद। आइए माँ सरस्वती की वंदना से आरंभ करें। तो मेरे छूट गया था। This drama was written in the 90s by Sanjay Bhardwaj. This is themed honor universal plot. This is an award drama in the Maharashtra State Drama Festival. Sanjay Bhardwaj received an award for the best actor for the same. जब भी किसी नाटक की बात होती है तो ये विचार उठना स्वाभाविक है कि इस नाटक का विषय क्या है। आइए विषय को समझने के लिए सुनते हैं नाटक का वाचन प्रस्तुत कर रहे हैं रंगमंच के अनुभवी एक्टर, डायरेक्टर, टीचर आशीष त्रिपाठी और उनका साथ दे अंकिता नारायणवेकर, MA इन थिएटर। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना माइक बंद रखें। धन्यवाद। कल देर रात अर्धनग्न भिखारिन मेन पोस्ट के सामने वाले फुटपाथ पर मरी मिली। आश्चर्यजनक बात यह थी कि लाश के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो पूरी तौर से खबर में दम नजर नहीं आता। किसी और ढंग से लिखा जाए। फिर ये खबर फ्रंट पेज पर शॉर्ट न्यूज में क्यों? इट कैन बी अ सेंसेशनल हेडलाइन, न्यू डेड बॉडी एंड डेड सेंसिटिविटी। एक नंगी मुर्दा औरत और मुर्दा संवेदनशीलता। वाह, साला सारे अखबारों की हेडलाइन को पीछे छोड़ देगी ये खबर। हड़कंप मच जाएगा। लोग नौ प्रभात खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे। मुख पृष्ठ पर एक बड़ी सारी तस्वीर होगी उस भिखारिन की। तस्वीर के नीचे शीर्षक होगा, चर्चित भिखारिन की रहस्यमयी नंगी लाश। चर्चित, हाँ, वो भिखारिन चर्चित तो थी। सभ्य समाज में कोई स्त्री यो अर्धनग्न
शरीर के ऊपरी हिस्से पर बगैर कुछ पहने, कमर पर लिपटे जरा से वस्त्र से खुद को थोड़ा बहुत ढके, वो मुख्य शहर के मुख्य चौक पर भीख मांगने बैठी थी। पर एक बात समझ में नहीं आई, वो चौक में भीख मांगने बैठी ही क्यों थी? केवल चर्चित होने के लिए? पर उसे चर्चा की जरूरत ही क्या थी? चर्चा तो उसकी जरूरत नहीं हो सकती, क्यों? पता नहीं, हो सकता है हाँ, हो सकता है ना, पर फिर भी ऐसा नहीं लगता रमेश कि सारा समाज कितना स्वार्थी और कितना पत्थर सा हो गया है। निष्प्राण है हम सब। पिछले 4 दिनों से ये औरत शहर भर अपनी नग्नता की वजह से चर्चित रही, और इस दौरान किसी ने उसके बदन पर एक टुकड़ा कपड़ा भी नहीं फेंका। यू आर राइट। संवेदनशीलता का संकट एक कड़वा सच है। हजारों लोग गुजरे होंगे मेन पोस्ट के उस फुटपाथ पर से जहां वो भिखारिन बैठी थी। कितने ही लोगों ने उसे इस हालत में यूं हाथ फैलाते देखा होगा, लेकिन लेट इट बी। चाय पियोगे ना रमेश? पूछने की क्या जरूरत है? पत्रकारों की सबसे ज्यादा रुचि दो ही बातों में होती है, एक कोई सेंसेशनल खबर और दूसरा चाय का प्याला। हाँ, चाय या कॉफी का प्याला ना हो तो देश और समाज की घटनाओं पर घंटों बुद्धिजीवी चर्चाएं कैसे होगी? अनुराधा, एक विचार आया है। इस भिखारिन की मौत फिलहाल शहर का सबसे हॉट इशू है। क्यों ना हम इस पर एक इंटरव्यू सीरीज तैयार करें? कैसी इंटरव्यू सीरीज? हम शहर के कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों का इंटरव्यू करें जिन्होंने इस भिखारिन को वहां उस हालत में भीख मांगते देखा है। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग व्यक्तित्व, देखें कि इंडिविजुअल रिएक्शन, व्यक्तिगत मत क्या है और सामूहिक प्रतिक्रिया क्या है। हम लगभग 1 सप्ताह तक इस सीरीज को चला सकते हैं। 9 प्रभात की जबरदस्त चर्चा होगी और अखबार अपने आप में बहुत ज्यादा बिकेगा। यू आर अ टैलेंटेड एडिटर। 9 प्रभात को एस्टैब्लिश करने का अच्छा मौका है। लेकिन रमेश, कल प्रेस क्लब में मुझे पोद्दार मिला था। माय सिटी शायद इस मामले पर पाठकों की प्रतिक्रिया इकट्ठा कर रहा है। हाँ, लेकिन एक बड़ा फर्क आया है। कल तक वो भिखारिन जिंदा थी, जबकि आज उसकी मौत के बाद संदर्भ बदल गए हैं। अनुराधा, वैसे मेरा विचार कुछ अलग था। हम लोगों का इंटरव्यू तो करें, पर अनुराधा, मेरी समझ से हर व्यक्ति में एक पशु छिपा है। खास तौर पर जिस विकृत मानसिकता में हमारा ये समाज जीता है, उसमें ये पशु ज्यादा प्रभावी और हिंसक है। मैं समझी नहीं। अनुराधा, ये भिखारिन युवा थी और लगभग नग्न। मेरी स्पष्ट समझ है कि जिस किसी ने भी उसे देखा होगा, उसके भीतर का पशु थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना सही अनियंत्रित जरूर हुआ होगा। सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने भीतरी पशु के अनियंत्रित होने की बात पत्रकारों के सामने स्वीकार कैसे करेगा? हाँ, पर इससे हासिल क्या होगा? जबरदस्त विवाद। इस भिखारिन के बहाने हम समाज के हर वर्ग का चेहरा देखेंगे। और मान लो कि कोई बड़ी हस्ती 9 प्रभात के खिलाफ गई, तो भी लाभ हमें ही होगा। जितना विवाद होगा उतनी चर्चा भी तो होगी। इस इंटरव्यू सीरीज से मैं 7 महीने पुराने 9 प्रभात को 70 साल पुराने अखबारों के बराबर ला देना चाहता हूं। लेकिन समस्या वही है कि कोई भी व्यक्ति अपने अनियंत्रण का स्वीकार कैसे करेगा? स्वीकार। रमेश, यहां देखो, मेरी आंखों में देखो।
मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। क्या नाम है तुम्हारा? रमेश अय्यर। करते क्या हो? नवप्रभात अखबार का संपादक हूं। उप संपादक कौन है? अनुराधा चित्रे। कौन? अनुराधा चित्रे। बोलते रहो। अनुराधा चित्रे। अनुराधा चित्रे। अनुराधा चित्रे। क्या था ये? क्या हुआ था मुझे? श्रीमान रमेश अय्यर, प्रधान संपादक नवप्रभात को पता होना चाहिए कि अखबार की उप संपादिका अनुराधा चित्रे को सम्मोहन शास्त्र का अच्छा ज्ञान है और इस ज्ञान को अभी अभी वो साबित कर चुकी है। यदि संपादक महोदय चाहे तो इस ज्ञान का उपयोग लोगों के भीतर के पशु को बाहर लाने के लिए किया जा सकता है। फैंटास्टिक! वाह अनुराधा, वाह, सुपर्ब! अब बस देखो, हर तरफ नवप्रभात, नवप्रभात और केवल नवप्रभात। आशीष और अंकिता, आप दोनों का धन्यवाद। मुझे लगता है कोविड के इस समय में हम सब घर बैठे हैं, लेकिन आप दोनों के एक्सप्रेशंस, इमोशंस की वजह से वो हमको स्टेज की ओर खींचते ले चले गए। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो समय आ गया है जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा थी, लॉन्च ऑफ एक भिखारिन की मौत। क्योंकि ये एक ऑनलाइन इवेंट है, इसलिए हम आपके साथ बुक का लॉन्च ऑनलाइन ही करेंगे। हम आपके साथ बुक का कवर शेयर करेंगे। तो ये था हमारी पुस्तक एक भिखारिन की मौत का कवर। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारी सबसे पहली स्पीकर को, धन्यश्री हिबलीकर। धन्यश्री हिबलीकर is a co-founder of Swatantra Theatre. She is a multi-talented and noted theatre artist. She is working as the creative director of Swatantra Theatre since last 15 years. She's played
key roles in many plays. Some of them are जिस लाहौर नहीं देखिया, कोमल गंधार, जग उठा है रायगढ़, मुझे अमृता चाहिए. She is a recipient of Best Actress Award by the Maharashtra State Drama Festival in 2018. She was also awarded for Kabira Khada Bazaar Mein. Dhanashri ma'am has also been a voice artist for several advertisement, documentaries, and radio drama. And it's an honor to tell this, but she has also played a lead role in this drama. So I would like to invite Dhanashri ma'am. Hi Kritika, thank you so much for a lovely introduction. Namaste संजय सर, प्रणाम. जी बिल्कुल, जैसे कृतिका ने कहा, संजय जी ने मौका दिया कि इस नाटक का वाचन हम लोगों ने 2 बार साथ में मिलकर किया, और मुझे लगता है कलाकार के रूप में यह अनुभव हमारे लिए बहुत ही खास था, क्योंकि मुझे सर याद है हम कुछ साल पहले पुणे स्टेशन पर एक पथनाट्य करने गए थे, और सामाजिक विषय का पथनाट्य था, और पथनाट्य करके जब लौट रहे थे तो बाहर भिकारन बैठी रहती है, और वहां पर हमें एक नग्न औरत दिखाई दी, और बिल्कुल हम लोग बड़ी जल्दी में थे, हमको वहां से होकर और दूसरी जगह पथनाट्य करने के लिए जाना था, और कुछ लड़कियां, हम 3-4 लड़कियां थी, और वो आई मेरे पास, कहती है मैम नहीं देखा जा रहा है ना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है. तो हम लोग काला दुपट्टा अक्सर पथनाट्य में इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको प्रॉप के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम 4-5 लड़कियों ने जाकर वो दुपट्टा उसको दिया और उससे उसको कवर करने की कोशिश की. वो एकमात्र घटना थी, और उसके बाद मुझे लगता है कि कितनी रातें और कितने दिन मेरा दिमाग, हम सारी लड़कियों का दिमाग, हम सारी लड़कियों का जहन बिल्कुल असमंजस में था. बार बार उस औरत के बारे में हम सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या कर रही होगी, कैसी होगी, किस हालत में होगी. और शायद जब ये एक भिखारिन की मौत, इस नाटक का अभिवाचन जब हमने साथ में एक बार सुदर्शन रंगमंच में और एक बार ज्ञान अदब में हमने जब सब साथ में मिलकर किया, तो मुझे लगा कि कितनी महत्वपूर्ण बात शायद नाटककार ने इतने सरल तरीके से कही, क्योंकि एक चीज से संवेदनात्मक हो जाना, संवेदनशील हो जाना, प्रभावित हो जाना एक बात है, और ऐसी घटना को नाटक में पिरोना. और उस नाटक में हम देखते हैं, हम नजर साहब से शुरू करते हैं, जो कि कहते हैं कि जो उनका अपना एक उसको लेकर के मानना है, उनको अपना चित्र बनाना है उस विषय को लेकर, और वहां से लेकर हम भोसले से मिलते हैं, हम मधु वर्मा से मिलते हैं, और हम आते हैं रूबी के पास. और रूबी एक बहुत अलग नजरिया दे देती है वहां पर. रूबी उस भिखारन के विवस्त्र होने पर एक अलग तरह से प्रकाश डालती है, और शायद हम सभी पाठकों के रूप में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई में ये सत्य रहा होगा. तो इस तरह से मुझे लगता है ये नाटक हर एक पात्र के साथ इतना जबरदस्त खिलता जाता है. मुझे लगता है कि सबसे, अगर इस नाटक का कोई सबसे जो स्ट्रॉन्ग बात है वो है उसके संवाद, क्योंकि जैसे हम अक्सर कहते हैं कि अ प्ले इज इट्स डायलॉग्स, मतलब संवाद ही नाटक होता है. तो नाटक का आत्मा संवाद है, और जिस तरह से इतने सरल और इतने क्या कह सकते हैं आज के जमाने के डायलॉग्स, मतलब आपको कहीं कहीं उसमें जो हम लोग आमतौर पर अंग्रेजी बोलते हैं वो अंग्रेजी भी आपको नजर आती है, और आपको लगता है कि हम बिल्कुल इस नाटक का भाग बन चुके हैं, पढ़ते पढ़ते, समझते समझते, और शायद अभिवाचन करते करते भी ये हमने महसूस किया है. और सर अगर इजाजत हो तो वो रूबी का एक छोटा सा जो भाग है नाटक में मैं पढ़ना चाहूंगी, अगर इजाजत हो. धन्यवाद सर. मेरे दोनों छात्र आशीष त्रिपाठी और अंकिता नरवड़ेकर हमारे साथ में स्वतंत्र थिएटर के साथ रहे, और उन्होंने बहुत अच्छा वाचन किया, और नाटक का शुरुआती भाग बिल्कुल आपने समा बांध दिया एक भिखारिन की मौत का, और बहुत बेहतरीन प्रयास. आप दोनों को शुभकामनाएं, इसी तरह आगे बढ़ते रहे. रूबी का एक भाग मैं पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि उसने मुझे बहुत अंदर से झकझोर दिया था. अनुराधा पूछती तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? रूबी कहती मतलब साफ है, पर लोग समझना नहीं चाहते, जानबूझकर अनजान बनते हैं. रोड पर 5-5, 10-10 रुपए में बिकने वाली औरत भी रोड पर सबके सामने कपड़े नहीं उतारती.
उस भिखारिन ने भी कपड़े उतारे नहीं बल्कि उसके कपड़े उतरवाए गए। अब जब रूबी ये एंगल देती है इसको, मेरे ख्याल से मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रूबी कहती है कि कपड़े उतारे नहीं बल्कि उसके कपड़े उतरवाए गए। शायद एक कड़वा सच है, शायद यही हकीकत है, या शायद नहीं भी, ये हम पाठकों पर निर्भर करता है। रमेश एकदम चौंक जाता है। रमेश कहते हैं उतरवाए गए? किसने उतरवाए उसके कपड़े? अब उसको उत्सुकता ये भी है कि किसने उतरवाए होंगे। तो कहती है उसकी भूख ने। कभी भूखे पेट रहकर देखा है जर्नलिस्ट? तूने देखा है? मैंने देखा है। वो भी एक दिन नहीं, 4-4, 5-5 दिन। पर मैं लूटी नहीं, मैंने खुद को बेचना सीख लिया। वो भिखारिन बेवकूफ थी, उसकी भूख का फायदा उठाकर लोगों ने उसके बदन पर से कपड़े लूट लिए। लेकिन लूट कर भी अनामर्द समाज रोटी नहीं देता। माल रास्ते पर पड़ा हो तो हर कोई साला अपने बाप का समझता है। फोकट में खाने की आदत पड़ गई है हरामियों को। उस पागल औरत ने खुद को किसी दुकान में सजा लिया होता, बेचना सीख लिया होता खुद को, तो आज रूबी की तरह ऐश कर रही होती, ऐश। लेकिन साली सचमुच पागल थी। और देखा क्या मिला? कपड़े लुटा कर भी भूखी की भूखी रही और भूखी ही मर गई। बहुत तकलीफ देता है रूबी का ये वक्तव्य, लेकिन शायद रूबी की जो पीड़ा है वो भी हमें, जब उस भिखारिन के बारे में वो बात करती है तो शायद रूबी की पीड़ा भी हमें समझने को मिलती है। और समाज के अलग अलग जो ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नजर साहब हो, भोसले साहब हो, रूबी हो, मधु वर्मा हो, रमणिक हो, इन सारे लोगों से शायद हमें एक अलग अलग नजरिया हर बार और बार बार मिलता जा रहा है। और जैसे कहते हैं कि असाधारण को साधारण बनाना और साधारण को असाधारण बना लेता है जब नाटककार, तब वही उस नाटक का सक्सेस होता है। उसी नाटक की उसके नाटक का जो हम बेंचमार्क माने कि सक्सेस का हो तो वो होता है। तो मुझे लगता है एक साधारण सी बात है, एक भिखारिन की मौत, अब उस नग्न भिखारिन की मौत, लेकिन हर एक किरदार जब उस नाटक में उभर कर अपनी बात कहता है, अपने से जुड़ी हुई बातें कहता है, अपना एक चेहरा उसमें दिखाता है, सम्मोहित होकर शायद कुछ और कहता है, और शायद वही अनुराधा और रमेश करना चाहते थे। और नाटककार ने जिस सशक्त रूप से इस बहुत बड़े संदेश को, इस बहुत बड़े विचार को हम तक पहुंचाया, मुझे लगता है कि सचमुच एक समाज चिंतन का, और हर तरह से हर एक इंसान को अपनी संवेदना को जाग कर और इस बारे में सोच विचार कर हमें शायद नए आयामों तक, मतलब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या वुमेन एम्पावर वाकई में हो रही है? और अगर वो एम्पावर हो रही है तो उस वुमेन को एम्पावर करने में पुरुषों का स्थान कहाँ है, और उसको सपोर्ट करने वाले औरतों का स्थान भी कहाँ है? ये शायद सचमुच देखने पर, सोचने पर और विचार करने पर हमें मजबूर कर देता है। बस मैं अपने बात को यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया मेरी बात को रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, प्रणाम। थैंक यू सो मच धनश्री मैम। आई थिंक आपने जिस तरीके से बोला कि कितनी सरलता से एक लेखक इन सब बातों का वर्णन करता है, उसी सरलता से आपने जो कहा, जो आपने एक स्टैंजा भी पढ़ा, आई थिंक सबको एक एक विजुअलाइजेशन हो गया उस कहानी का। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी नेक्स्ट स्पीकर का, डॉक्टर मीनाक्षी पावा। She is an associate professor at the Department of English and Modern European Language, University of Lucknow. She has published 2 books and several research papers. Her areas of research interests are folk, contemporary dance and theatre, cinema, eco-criticism, translation, and ELT. She is a recipient of Fulbright Fellowship, New York University, Mellon Fellow at Harvard University, and British Council's Charles Wallace India Trust Fellow at Cambridge. I would like to welcome Ms. Meenakshi Pawa. Thank you, Kritika ji. इस सुंदर एवं मार्मिक नाटक के लोकार्पण के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं सभी आदरणीय एवं सम्मानित सदस्यों को साथ में लेते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर आशुतोष मिसाल जी का, श्रीमान संजय जी का, सुश्री धनश्री हिबलिकर जी का, सुधा जी, कृतिका भारद्वाज जी का तथा समस्त क्षितिज परिवार का
सादर करबद्ध अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय संजय जी द्वारा लिखित इस मार्मिक नाटक को जब मैंने पढ़ा, और इसका अस्तित्व का मुझे, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं था, वीनू जम्वार जी से एक दिन चर्चा हो रही थी। उनने इस नाटक का जो मंचन कुछ सालों पहले हुआ था उसका बहुत ही मार्मिक तरीके से विवरण किया, तो मेरे अंदर एक कौतूहल जागा, एक जिज्ञासा जागी, और मैंने उनसे अनुरोध किया कि क्या संभव है, तो उनने इसमें मदद कराई मेरी, और मेरे को संजय जी ने ये मौका दिया कि मैं इसका अनुवाद कर सकूं। मैंने इसको जब पढ़ा तो जैसा कि धनश्री जी ने पहले भी कहा है, एक अद्भुत, ऐसा नहीं है कि मार्जिनल कैरेक्टर्स being given a priority and a title as an eponymous play is new or have not been talked about. शेक्सपियर ने बहुत से मार्जिनल कैरेक्टर्स का चित्रण किया है अपने नाटकों में। अभी का अगर हम लें तो मंजुला पद्मनाभन के लाइट्स आउट में हम देखते हैं कि कैसे वो एक विंडो से सारे मध्यवर्गीय परिवार के लोग एक रोज रात को जब एक अबला नारी का रेप होता है, वो सिर्फ एक बातचीत के बीच में खत्म हो जाता है, कोई उसके बारे में कुछ करता नहीं। या अगर हम देखें, अगर ब्रिटिश ड्रामा थिएटर हिस्ट्री में, तो बहुत रिसेंटली अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर II के बहुत एमिनेंट एंड स्टिल वेरी prolific contemporary playwright टॉम स्टॉपर्ड ने जो शेक्सपियर के दो मार्जिनल कैरेक्टर्स थे, रोजेनक्रांस एंड गिल्डनस्टन, उसके ऊपर उनने अपने पूरे नाटक की रचना कर डाली, जो एक बहुत ही पॉपुलर और अभी भी मंचित होता है। मगर क्यों संजय जी का नाटक एक भिखारन की मौत इन सब से अलग है, मुझको लगा। उसका एहसास मुझे इसलिए हुआ कि मेरी नॉलेज में, मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई नाटक नहीं मिला जहाँ पे इस किस्म का, बहुत ही पहले जो दो बच्चों ने उसका रीडिंग करी, पाठ किया, और उसके बाद जो धनश्री जी ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, वो मेरे से अलग नहीं है। एक अभी भी इतने अभिजात्य लोगों का जिस तरह से शोषण होता है, जिस तरह से कि वो आपके, यू गेट अ लंप इन योर थ्रोट, एंड आई जस्ट मेड अप माई माइंड कि this has to be done, and also for one another reason, because जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो अनुवाद 21वीं शताब्दी में एक अलग किस्म का रूप लेकर के सामने आया है, particularly जब world is looking towards the fulfillment of Goethe's vision of world literature. मगर अभी भी अच्छे अच्छे नाटक उतनी तीव्रता से उतने नहीं ट्रांसलेट हो रहे हैं जितना कि बाकी चीज़ें, फॉर इंस्टेंस विधाओं में शॉर्ट स्टोरी है, पोएट्री है, नॉवेल्स हैं। somehow plays are lagging behind, and being extremely passionate about theatre, और रंगमंच से जुड़ी भी रही हूँ, रंगकर्मी भी रही हूँ, और अभी भी काफ़ी मैं उसमें भागीदारी करती हूँ in one way or the other, though not enacting anymore, but मुझे लगा कि ये मेरा एक किस्म का एक छोटी सी बूंद भर का योगदान होगा, तो ये वजह थी। और बहुत बखूबी सारा क्या उसकी थीम है, थीम वही है जो बहुत पहले से डिस्कस हो चुकी है, तो उस पर मैं ज़्यादा चर्चा न करते हुए कुछ छोटे इश्यूज जो मैंने एक अनुवादिका के रोल में एनकाउंटर किए, वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। As it's very rightly said
that the dialogues is what constitute the plays, the dialogues that give life to the play. We all know that. अब जब अनुवाद करना है तो ट्रांसफरेंस इक्विवेलेंसेस का तो प्रॉब्लम नेचुरल है, बिकॉज दो भाषाओं का सिंटैक्स मिल ही नहीं सकता. तो उस बीच की जो ये पगडंडी है, और बहुत ही टेढ़ी पगडंडी है, उसको नेगोशिएट करना किसी भी अनुवाद, जो भी अनुवाद से जुड़े हैं उनके लिए रोज की बैटल रहती है. However, I always believe, कहा जाता है कि in translation you win some, you lose some. I think the winning is more than losing, because definitely जब चेखोव का चेरी ऑर्चर्ड या अंकल वान्या या और अन्य नाटक में, जिस उदाहरण के तौर पे चेखोव का ले रही हूँ बिकॉज समय के अभाव के कारण, तो डेफिनेटली वो लोकल फ्लेवर कहीं ना कहीं तो सैक्रिफाइस होता है. बट अल्टीमेटली वी डू हैव ऑल द न्यूएंसेस ऑफ व्हाट चेखोव इज ट्राइंग टू से. सो इसमें भी बहुत सी चीजें मैंने एनकाउंटर करी जो कि वो इक्विवेलेंसेस नहीं पाए जा सकते. ऑफ कोर्स अपने आप को ये भी समझाया कि हमारे जो ट्रांसलेशन हिस्ट्री का अगर हम पीछे जाएं, तो हमारे अनुवाद का अगर जो इतिहास हम देखते हैं, तो हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कभी भी, चाहे वो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट का हो या किसी का भी हो, हम लोग वेस्टर्नर्स की तरह, क्योंकि उनको बाइबल का अनुवाद करना था, बिकॉज इट वाज द वर्ड ऑफ गॉड, इसलिए उनको वो बहुत ज्यादा एक किस्म की एंग्स्ट थी, एक किस्म की एंजाइटी ऑफ बीइंग करेक्ट एज इट वर एंड नॉट टू डिस्टॉर्ट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. हमारे संस्कृति में इस किस्म का एंग्स्ट नहीं है, एंड थैंक गॉड फॉर इट. सो those things don't bother an Indian translator. At least that's what I feel. But however, there were बहुत रोचक से कुछ phrases, कुछ जो संजय जी ने कुछ पात्रों को दिए हैं, उनको वापस उस फ्लेवर में लाना, या रमणिक की वो जो मिली जुली मराठी, हिंदी और अंग्रेजी, तो वो क्या बोलेंगे जब उनकी हिंदी पे ही वो अभी वो महारत करने की कोशिश कर रहे हैं. या नजर साहब जो कि एक नवाब है, अब वो कहाँ आए बोलेंगे, वो तो नवाब है, तो उनका वो रॉयल वी, द प्लोरल. बट वो जब वो जो अमा मिया जब कहते हैं, तो अमा मिया को तो मामा मिया इटालियन वो अलग चीज हो गई, बट अमा मिया देयर इजंट. सो यू हैव टू मेक दोज सैक्रिफाइसेस, यू हैव टू. बट ऑफ कोर्स मैंने उसको इटैलिक्स में लेकर के ग्लॉसरी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, so that the local flavor remains. Thank you संजय जी. और एक वो जो उनका ला हौल विला कुव्वत, of course we know that the essence of it is what? Goodness gracious. But goodness gracious cannot bring in the tang of ला हौल विला कुव्वत. और for that matter जब वो बोलते हैं हम बोला, नहीं मैं बोला, because he cannot make up his mind कि मुझे उसको हिंदी की महारत के तरफ जाना है कि उसको मराठी की तरफ आना है. एंड फॉर दैट मैटर, तो इसलिए मैंने उसको उसी में इटैलिसाइज करके थोड़ा सा करने की कोशिश करी, बरोबर ना अपवाद, so that somehow that essence does not get diluted and the reader is able to make sense of. And yet जो भी अगर मंचन करेगा, और उम्मीद है कि और बाहर के देशों में इसका मंचन होगा, तो वो लोग इस चीज को कर सकने की उसमें रहेंगे. तो ये, एंड ऑफ कोर्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, जब एक्सप्लीटिव्स, जब गालियों की बात आती है, तो अब गालियों से तो भाई वो पुलिस वाला है, वो गाली कैसे नहीं देगा, या ये छुटभई नेता हैं, ये कैसे गाली नहीं देंगे, तो वो तो चरित्र के, that will be out of character. So you can't just sanitize the text, you can't sanitize the dialogues, but yet, so I again took the resort of keeping them in italics. So this has been a very, very enriching experience for me. और जैसा मैंने कहा, उसको मैं पुनः दोहराना चाहूंगी कि अगर हम statistical data
का कोई भी रिसर्च करेंगे तो the volumes that the novels, that short stories and poetry take up on any database, नाटकों का उसमें बहुत छोटी सी स्पेस है, उसी को I hope to write the balance in my own small, humble way. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Meenakshi ma'am. As you rightly mentioned, in translation, you lose some and you win some. If I just take the half of it in context of what you spoke, I think we won a lot of insights. Thank you so much to bestow your graceful thoughts on us. Going further, there's a quote, there is no one size fits all way to build an audience. कोई एक ढांचा नहीं है जिससे सारे ऑडियंस एक साथ ही खुश हो जाए. हर किसी का परसेप्शन, हर एक ढांचा, हर एक कैरेक्टर, हर एक कहानी से अलग अलग होता है. इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो ऑडियंस है उनसे हम अब प्रतिक्रिया लेंगे. तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी सोशल वर्कर, a writer, and definitely to mention, she's our family guide and philosopher, my Nani Ma, Mrs. Vinu Jamwar ji. हेलो. Hello. जी विनू जी, आपकी आवाज आ रही है. आ रही है जी. जी. कृतिका, थैंक यू बेटा, धन्यवाद. और एक्चुअली 6 या 7 वर्ष पूर्व एक भिखारिन की मौत मंचित होने जा रहा था. बहुत इच्छा थी, इस नाटक को देखना चाहती थी मैं, और पहुंची वहां नाट्य भवन में, और जो देखा वहां वो आज भी मेरे जहन में वैसे ही धरा है, बिल्कुल संजोया हुआ. 2 शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं यही कहूंगी कि मानवीय मनोविज्ञान, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं, उसका अद्भुत प्रयोग संजय जी ने इस नाटक में किया है. एक्चुअली प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो हर चीज के साथ होता ही है. इस नाटक में परोक्ष को प्रत्यक्ष में लाने का प्रयास, उसके लिए जो हिप्नोटिज्म का एक माध्यम धर के और किया गया है, वो इस नाटक को एक प्रयोगात्मक नाटक के रूप में भी प्रस्तुत करता है, ऐसा मुझे लगता है. वैसे आज अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस है. जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, उन सभी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं. और इस लोकार्पण समारोह से हमें जोड़ने हेतु संजय जी, सुधा तथा समस्त क्षितिज परिवार का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ. और मीनाक्षी के शब्द मन के भीतर तक व्यक्ति निमित्त बनता है, बाकी तो हम सभी कठपुतलियां हैं. ये डोर कहीं और है, यह तो सर्वव्यापी है. फिर भी लोगों को धन्यवाद जी. संजय जी. जी, आवाज आ रही है जी. थैंक यू सो मच. अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी दूसरी प्रतिक्रिया लेते हैं. अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी रितेश आनंद जी को. ही इज अ टेक्निकल एनालिस्ट इन IT sector. He is also one of the artists who's played a role in this drama. So I would like to invite Ritesh Anand. Thank you, Kritika. Thank you, Sanjay sir. So as Kritika mentioned, I was the first person to work on this play, and we did it twice. As an artist, या as an audience, दोनों ही तरीके से मैं बात करूंगा. As an artist, एक एक कैरेक्टर, अभी मेरे पास ज्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि लोगों ने कह दिया और काफी अच्छी पॉइंट रखी. मैं जो फील करता हूँ, एक कैरेक्टर जो जहां से शुरुआत हुई है और जहां से वो खत्म हो रही है,
वो हर कैरेक्टर में से आपको एक कैरेक्टर चुनने को मिलेगा। कुछ को आप अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, कुछ आप फील कर सकते हैं, और ये आपको पूरे पूरे कहानी के दौरान आपको दिखाई दे कि आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि आप अपने कैरेक्टर से भटक गए हैं। नहीं, वो एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है कि आपको क्या सोचना है, और जो जो उस कहानी का अर्थ है वो समझ में आ रहा है। और काफी एंड तक आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हम कहीं भटके नहीं है, जो हमारी कहानी है, जो हमारा सोच है, और वो सोच के दायरे में ही हम चल रहे हैं। बस ज्यादा नहीं कहूंगा। ये हमको बोलना रह गया। सो मच रितेश। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू से दैट एक कोट है, दैट्स व्हाट स्टोरी टेलर्स डू, they restore order with imagination, they instill hope again and again. And among us we have a storyteller, the author himself, I think, who restores every order with imagination in this book, Ek Dikharan Ki Maut, and instills hope in all of us. He's a noted Hindi writer, poet, playwright. He's the founder and chairperson of Hindi Andolan Parivar. He is a member of Board of Studies for Hindi, Savitribai Phule Pune University. He was a member of Hindi Committee of Bal Bharati. He was a member of Maharashtra State Hindi Academy. He is a trustee of Jani, a home for senior citizens. I would like to welcome Sanjay Bharadwaj. अपने बोलने से पहले ही हमको ले लिए। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। कहाँ है मेरा स्वर पहुंच रहा है? कृतिका, मेरा स्वर? यस, हाँ। मित्रों, मेरा प्रथम नमन मेरी अनुभूति को अभिव्यक्ति देने वाली माँ सरस्वती को, मेरा नमन रंगदेव भगवान नटराज को, क्योंकि बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, जीवन में जो मैं कहूंगा कि बेहद छोटी छोटी जो कामयाबियां मिली, जो सफलता मिली, इसके मूल में अगर कुछ है तो वो रंगमंच रहा। क्योंकि मैं ये मानता हूं मित्रों कि एक बार जो यहाँ मेरे रंगमंच के साथी जुड़े हुए हैं, वे इस बात को जानते हैं, मानते हैं और महसूस करते हैं कि रंगमंच आपकी सांसों में दौड़ता है, या आपके खून के साथ प्रवाहित होता है। और रंगमंच एक ऐसी विधा है, रंगमंच एक ऐसा जुनून है जो आपको जीने नहीं देता, लेकिन जब तक आप पूरा जी नहीं लेते तब तक आपको मरने भी नहीं देता। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंगमंच दिवस है। मेरे लिए निजी स्तर पर बेहद आनंद का विषय है कि आज यह नाटक, विनम्रता से कहना चाहूंगा, बेहद चर्चित रहा। इसके अंग्रेजी संस्करण का लोकार्पण हो रहा है। इसके अंग्रेजी अनुवाद के लिए डॉक्टर मीनाक्षी पाहवा को मेरा विशेष धन्यवाद। मित्रों, मानस में इतना कुछ चल रहा है, कुछ अलग अलग विचार, कुछ अलग अलग प्रसंग भी याद आ रहे हैं। तय नहीं है कि आपके साथ में मैं क्या साझा करूं और क्या छोड़ दूं, क्योंकि किसी ने लिखा है कि जब बहुत कुछ कहना हो तब कुछ कहा नहीं जाता है, थोड़ी सी जमीन गुनगुना लेता हूं और ढेर सारा आसमान छूट जाता है। ये तो ढेर सारा आसमान छूटना है वो तो ठीक है, लेकिन अब ये जमीन गुनगुनाने में भी बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कहां से आरंभ करूं। आज चूंकि विश्व रंगमंच दिवस है, आज मैंने सुबह एक लघु आलेख लिखा, और जैसा अनेक मित्र जानते हैं कि मैं पिछले लगभग 2.5-3 साल से हर दिन मेरा लेखन होता है जो मैं मित्रों के साथ साझा करता हूं। आप में से अनेक साथी रंगमंच से जुड़े हुए हैं, इसलिए आज मानस हो रहा है कि नाटक पर बात करने से पहले आज उस लघु आलेख को मैं आप लोगों के बीच में बांट लूं। बहुत कम समय में उसको पढ़ देता हूं, देखिएगा कि रंगमंच का सही आकलन हो पाया है या नहीं। जगत एक रंगमंच है और सारे स्त्री पुरुष रंगकर्मी। यह वाक्य लिखते समय शेक्सपियर ने कब सोचा होगा कि शब्दों का यह समुच्चय काल की कसौटी पर शिलालेख सिद्ध होगा।
जिन्होंने रंगमंच शौकिया भर नहीं किया अपितु रंगमंच को जिया, वे जानते हैं कि पर्दे के पीछे भी एक मंच होता है। इस मंच पर कलाकार की भावुकता है, इस मंच पर कलाकार की वेदना है, कलाकार की संवेदना है। करियर, पैसा, पैकेज की बनिस्बत थिएटर चुनने का साहस है। पकवानों के मुकाबले भूख का स्वाद है। फक्कड़ फकीरों का जमावड़ा है रंगमंच। समाज के दबाव और प्रवाह के विरुद्ध यात्रा करने वाले योद्धाओं का समवेत सिंहनाद है रंगमंच। इस अनहद नाद में अपना स्वर मिलाने वाले हर रंगकर्मी को नमन। मित्रों, ये संदर्भ इसलिए विशेष था कि ये जो भीतर दौड़ता रंगमंच है, ये आप जीवन में कहीं भी चले जाएं, आप कितनी बार भी अपना क्षेत्र बदल लें या आप बदलने को विवश हों, ये रंगमंच है जो लगातार आपके भीतर प्रवाहित होता रहता है, आपको चैतन्य रखता है, आपको जीवन बनाए रखता है और कहीं ना कहीं आपको जिंदगी के तमाम सवालों से जूझने का एक मादा, एक शक्ति, एक साहस आपको प्रदान करता रहता है। मैं 2-3 छोटी छोटी बातें सुनता रहा, मैं तो सच कहूं तो मैं अभिभूत हो गया। धनश्री हिबलीकर, धनश्री जी ने छोटी आयु में जितना बड़ा काम किया, जितना नाम कमाया है, मेरे लिए तो धनश्री एक जनरेशन छोटी है, तो थोड़ा सा जी बोलते समय कई बार रुकना हो जाता है, लेकिन जितना सम्मान उनके लिए मन में है, कुछ बातें उन्होंने अपनी चर्चा में की और उन बातों ने मुझे अभिभूत कर दिया। उन्होंने कहा कि इस नाटक की जो आत्मा है वो उसके संवाद। और सच कहूं मित्रों, 1986 के बाद में कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि मैं व्यापार में चला गया था। कठिनाई थी कि रंगमंच अपना पूरा समय मांगता था और व्यापार समय दे नहीं रहा था। मैं उसके पहले लेखन करता था, दिग्दर्शन करता था और अभिनय भी कर रहा था। बदली स्थितियों में दिग्दर्शन और अभिनय कठिन था क्योंकि रिहर्सल शाम को 6, साढ़े 6 से लेकर 9-10 बजे तक होनी थी और वो समय मेरे पास कभी भी नहीं होता था। लेखन जो भीतर था उसने किसी तरह से मुझे रंगमंच से जोड़े रखा और इसके चलते मित्रों निरंतर जो है कहीं ना कहीं मैं लिखता चला गया। इसके पहले एक नाटक मेरा चक्रव्यूह था। योगायोग देखिए कि चक्रव्यूह में जो नायक है उसका एक संवाद है। मैं इस विषय पर लिखना चाहता हूँ, इस पर लिखना चाहता हूँ, इस पर लिखना चाहता हूँ, मैं उस भिखारीन पर लिखना चाहता हूँ। चक्रव्यूह के बाद आया एक भिखारीन की मौत और सचमुच चक्रव्यूह लिखने वाले ने एक भिखारीन की मौत भी लिखा। मैं ये भी कहना चाहूंगा मित्रों विनम्रता से, कभी समय का दबाव समझिए और कभी जो लेखक मित्र वो जानते हैं कि जब कुछ लिखा जाना होता है वो भीतर आपके एक ज्वालामुखी की तरह प्रकट होता है और गति इतनी तीव्र होती है कि कागज पर आप जो भीतर से उमड़ रहा है उसको कागज पर उतारना, इन दोनों का सामंजस्य जो है सामान्यतः जुड़ नहीं पाता। चक्रव्यूह मेरा एक ऐसा नाटक था जिसे मैंने एक सिटिंग में लगभग, जहां तक मुझे याद पड़ता है, 14 या 15 घंटे लगातार बैठ के पूरा किया था। लेकिन जब एक भिखारीन की बात आई, इस नाटक पर बहुत विचार हुआ, इस नाटक के चरित्रों पर अलग अलग तरीके से विचार हुआ और यही कारण था कि ये जो 8 चरित्र, एक संपादक, एक उप संपादिका, विचार कीजिएगा कि संपादक की भाषा किस तरह की होगी, उप संपादिका की भाषा किस तरह की होगी, एक नवाब किस्म का जो एक चित्रकार जिसकी अपनी एक दुनिया है, नजर साहब, उसकी भाषा में उर्दू की बहुलता है, उसमें एक जिसको आप कहेंगे कि एक कलाकार के भीतर एक तरह का बच्चा जो होता है वो उसमें विद्यमान है। पुलिस का एक एसीपी है भोसले, उसकी भाषा से लेकर उसकी सोच किस तरह की होगी, उसकी भाषा में किस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। हिंदी फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही, तब तक सिगरेट की फिल्मों में काम कर रही मधु वर्मा है। हमारे इसमें समाज शास्त्र के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो एक चरित्र है पंत नाम से। उसके बाद एक छुटभैया नेता है रमणीक। अब आप ये सोचिएगा कि प्रोफेसर पंत की जो भाषा है, एचओडी सोशियोलॉजी, एसीपी भोसले, नजर साहब,
मधु वर्मा, हर एक की भाषा कुछ अलग होगी। एक छुटभैया नेता है, उल्लेख किया मीनाक्षी जी ने, रमणीक, उसकी भाषा किस तरह की होगी, उसकी सोच किस तरह की होगी। और एक कॉल गर्ल रूबी, उसकी भाषा किस तरह की होगी। हर चरित्र पर विचार ईश्वर की दया से, मां शारदा की अनुकंपा से हुआ और उस तरह से यह नाटक जो है तैयार होता चला गया। मीनाक्षी जी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि विदेशों में भी इसका मंचन हो और अनेक, मैं कहूंगा कि जैसे संगीत में आपको एक क्षमा के साथ कहना होता है, उन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय नाटकों से के समकक्ष इसको लाकर खड़ा किया। विनम्रता से मैं एक बात और बांट लेना चाहता हूँ। जब इसका हिंदी संस्करण 2005 में लोकार्पित हुआ, उस समय मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र नहीं, भारत नहीं, वैश्विक रंगमंच पर एक प्रसिद्ध नाम समीक्षाकार रहा डॉक्टर विभा देशपांडे। अब तो सर नहीं रहे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो समीक्षा जो है बड़ी सख्त किस्म की लिखते हैं। मैं गया, मैंने अपना नाटक जो है सर के हाथों में थमा दिया और उनसे विनम्रता से जो है अनुरोध किया कि सर इसकी समीक्षा आप लिखिएगा। सर ने थोड़ा समय लिया। मित्रों, में ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मीनाक्षी जी ने जो तुलना की, मेरा सौभाग्य देखिए कि सामान्यतः आलोचक दृष्टि से लिखने वाले सर ने, उनका आशीर्वाद इस नाटक को ऐसा मिला, उन्होंने कुरुसोवा के सुप्रसिद्ध राशोमन के साथ इसकी तुलना की और मेरे लिए, मैं शब्द नहीं है, रोंगटे खड़े होते हैं कि राशोमन के कई समांतर लाकर उन्होंने इसको खड़ा किया। मेरे एक मित्र, मुझे नहीं मालूम कि इस समय जुड़े हुए हैं या नहीं, अजय धर्माधिकारी। अजय सन 1986 से रंगमंच पर मेरा साथी रहा। अजय के साथ हम लोगों ने बहुत सारे नाटक किए। सामान्यतः जितने नाटक मैं सक्रियता के साथ पहले करता रहा, उनमें अजय हमेशा साथ में जुड़े रहे। अजय ने इस नाटक को लेकर एक बात कही थी, इस नाटक की थीम जो है वो यूनिवर्सल है। आप कहीं भी चले जाएं, आप इसका मंचन भारत में करें, पाकिस्तान में करें, बेरूत में करें, आप पैलेस्टीन में करें, आप यूएस में करें, आप चाइना में करें, या आप किसी लैटिन अमेरिकी देश में करें, इसके पीछे का जो विचार है दैट रिमेन्स सेम। वो विचार बना रहता है, मनुष्य का वो चिंतन बना रहता है। आदरणीय बीनू जी ने भी उसकी और जो है उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि ये जो एक मानवीय मनोविज्ञान है, जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। मित्रों, मैं अभिभूत हूं और मैं क्या कहूं कि ये सारा कुछ जो है घटता चला गया, बनता चला गया। एक अंतिम बात, क्योंकि जो कुछ मुझे कहना था मैं नाटक के माध्यम से कह चुका हूं, इसलिए उस पर बहुत अधिक अपनी ओर से कहना उचित नहीं होगा। कोशिश रही कि पात्रों पर काम किया जाए, क्योंकि अपनी कविता की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि उसने पढ़ी आदमी पर लिखी किताबें, मैं आदमी को पढ़ता रहा। स्वाभाविक है कि पात्रों पर विचार करते समय आपको आदमी को पढ़ना होगा। ईश्वर की दया रही कि बचपन से वो कहीं ना कहीं स्वभाव में रहा। मीनाक्षी जी ने अनुवाद को लेकर कुछ समस्याओं का उल्लेख किया, बहुत सहज है, स्वाभाविक है। हम इन पर फिर कभी एक लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भारतीय आत्मा है, जो सांस्कृतिक मूल्य है, जो यहाँ की भाषा, यहाँ की बोलियों के द्वारा प्रकट होगा, स्वाभाविक तौर पर दूसरी भाषा में वहाँ के सांस्कृतिक मूल्य आएंगे, प्रकटीकरण के वहाँ के तरीके आएंगे। तो हर भाषा का अपना सौंदर्य है और इसके चलते जो है एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हुए कुछ अंतर तो आएगा, ये स्वाभाविक है। बड़े अच्छे उदाहरण उन्होंने खास तौर पर लाहौल विला कुव्वत और अमामिया जैसे जो उन्होंने शब्दों को लेकर उस संदर्भ में उन्होंने यहाँ पर रखे। धनश्री जी ने रूबी के चरित्र को जिस तरह से पढ़कर सुनाया और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात की, वो भी आनंद का विषय था। अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुंबई में रंग भवन में इसका मंचन हो रहा था। एक नाटक क्या दे सकता है, उसकी एक प्रतीति, उसका एक अनुभव मुझे हुआ। जो बच्ची, जो लड़की मधु वर्मा की भूमिका कर रही थी, उसके पिता ये नाटक देखने के लिए आए हुए थे। नाटक समाप्त हुआ। मित्रों, पूरी तौर पर जिसको आप कह सकते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, इस तरह से लोग खो गए थे कि कहीं एक ताली तक नहीं बजी। पहले मैं समझता हूं 30-40 सेकंड। उस लड़की के पिता उठकर मंच पर आए, मंच पर आकर मेरे गले लगे
और गले लगने के बाद फूट फूट कर रोने लगे। एक लेखक के नाते, एक निर्देशक के नाते मेरे लिए सच कहूं तो यह गर्व का क्षण था, और एक मनुष्य के नाते वो एक उस संवेदना को भीतर तक अनुभव करने का भी क्षण था कि जो कुछ मैं कहना चाहता था वो कितनी शिद्दत से, कितनी तीव्रता से जो है मेरे पाठक तक और मेरे दर्शक तक पहुंचा। एक भिखारिन की मौत को आप सब लोगों का भरपूर प्रेम मिला है, बहुत स्नेह मिला है। मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा फिर से मीनाक्षी जी का, जिनके माध्यम से ईश्वर ने चाहा तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगा। मैं साथ ही वीनू जी, रितेश, आशीष त्रिपाठी और अंकिता, इनका विशेष धन्यवाद। 2-3 दिन में इन्होंने परिश्रम करके इसका एक अंश आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। धनश्री हेबलीकर जी का धन्यवाद। यद्यपि बिटिया है लेकिन कृतिका का धन्यवाद, बहुत परिश्रम करके बहुत सहजता से वो कार्यक्रम को चला रही है। और अंग्रेजी में जिसे कहते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, और वो न लास्ट है न लीस्ट है। पिछले लगभग 26-27 वर्ष से जिनसे मित्रता है, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मेरे मित्र डॉक्टर आशुतोष मिसाल। ये मिसाल सर के कारण ये कार्यक्रम आज अनइंटरप्टेड हो रहा है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग उनके द्वारा की जा रही है, एफबी लाइव वो कर रहे हैं। यानी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भी एक सच्चे मित्र की भूमिका आशुतोष मिसाल निभा रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस तरह से जो है डॉक्टर मिसाल का धन्यवाद करूं। और सच कहूं तो मित्रों के बीच में धन्यवाद होना भी नहीं चाहिए। मैं उनके इस प्रेम और इस आत्मीयता के तले हमेशा दबे रहना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरे इन शब्दों को पूरे ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। थैंक यू सो मच। आई थिंक जैसे हम एक बीज को बोते हैं और फिर एक प्लांट आता है, उस पे लीव्स आते हैं, उस पे फ्रूट्स आते हैं, वैसे ही आई थिंक आपकी एक सोच जिसने ये नाटक बनाया, उसके चलते आगे हम सब यहाँ मिले और हमारा परसेप्शंस रख पाए। थैंक यू सो मच। Now I would like to go ahead and invite our next speaker. He is the author of the unique book Management in Bhagavad Gita, Doctorate in Human Resource Management, PhD, Pune University. He is a certified psychometric test professional from Cartmel Institute, USA, an advanced graphologist and signature analyst. He is a freelancer, consultant, and corporate trainer in human resource management since 1997. He's delivered more than 70 plus speeches in corporate and academics on management in Bhagavad Gita. He's the director of D.Y. Patil Institute of Management Studies, MBA, Pune. He's received Best Paper Awards in Hong Kong and USA. He's anchored 400 plus cultural shows and corporate and academic panel discussions. He also holds expertise in Indian classical music, literature, astrology, and calligraphy, and bagged prizes in the state and national level for the same. As well as वो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष है. So I would like to invite Dr. Ashutosh Misal. Well, thank you, Kritika, for that nice introduction. Good evening, all of you. Once again, good evening, the translator of Sanjay's book, Meenakshi ji, then Dhanashri ji, and my friend Sanjay. You missed the years. We are friends for 35 years. We met in 1986, so you mentioned 10 years less. Well, the role which is given to me is a chief guest, which is a very difficult role to play. For one of the reasons is the speech is at the end, and all earlier speakers have already said many things. So there is nothing to say from the seat of chief guest. But still, I could definitely say something. And when this concept was thought by Sanjay, I'll be calling Sanjay as Sanjay. I won't call him as Sanjay ji, right? So when this concept was told to me by Sanjay that he has translated the Hindi book
of this drama in English through Meenakshi ji. So I was stunned because I remember I had seen the drama, and just a year before, as Sanjay has mentioned, we did Chakravyuh in the same place for Rajyanatya, that is state drama competition. And I remember I had done the background for that drama. And since then we are associated. And Sanjay ji had done this next year drama, Ek Bhikaran Ki Maut, which of course had a spellbound success at that time. And of course it has been copyrighted on his name. So which I think, in my opinion, is not anything which could not be categorized in two extremes. I would like to give you the example of one extreme end as far as the number of characters in a drama is concerned. That's a world famous drama by Samuel Beckett, Waiting for Godot. And on the other side, taking the example from our Maharashtra drama industry, Ghanshiram Kotwal by Vijay Tendulkar. So if we consider these two extremes, as far as the number of characters and the success which these dramas have received, I think Sanjay ji's drama is not at all away from them. So I must mention that the kind of words and the way Sanjay ji even speaks and writes, as I said, I have been seeing him for the last 35 years, and whenever I meet anybody around, and when a discussion comes on Hindi, so I always say that if you want to listen to the pure Hindi, you must listen to Sanjay. And I'm not boasting because he's my friend, but then that is a fact remains. Talking about the drama which is translated, or the book which is translated in English, I must mention about the drama Ek Bhikaran Ki Maut. In my opinion, of course, it is my personal opinion, and that is what Sanjay is intending to tell through the drama. Well, this Ek Bhikaran Ki Maut is the best example of not only main will be main tendency, but it focuses on all pain points of the society and exposes the realistic, known, but purposefully hidden facts through different characters which Sanjay has mentioned in the drama. It's a very straightforward, blunt, realistic, and bitter truth of the society and the so-called elements of the society. So it was very difficult to digest this drama at first. The kind of central theme which drama has, which is very much naked. I underline and put the word in the quotes, naked. So writing such naked truth requires a very strong conviction and a real understanding of the subsections of society, then even human behavior, human psychology, and of course the creativity of putting these things in the form of drama or the book. So I must mention that Sanjay ji is definitely on the top of the list of all such kind of creative ideas. Over and above, the book on such bold topic is one more daring shown by Dr. Meenakshi ji for translating it, and hats off to her. No doubt she definitely faced some difficulties of putting certain words, certain phrases, certain typical things which have got a language, what I would say, impact. Those are very difficult when the translation happens. And I can understand, I have done few translation, how it is difficult for a translator's role to carry on without making any damage to the character and the central theme of the drama. But looking at her profile and looking at Sanjay believes only on the honest and very much dedicated people. So this drama would definitely go on an international level. Last but not the least, it is definitely supported by Dhanashri ma'am. I could guess the kind of quality work she must have done, though as Sanjay said, one generation prior to us, but then definitely she would have done all great works till now. As far as this drama is concerned, my role was only as a spectator, unfortunately I would say, because in Chakravyuh I was there, and in Ek Bhikaran Ki Maut I just went there as a spectator. But then, as Sanjay has rightly said, I remember that moment where audience didn't speak or didn't react anything for 40 to 55 seconds, and then that incident Sanjay has mentioned that has happened. Well, that's all from my side, I guess. I must congratulate Sanjay ji and my dear friend Sanjay. I must congratulate the translator, Dr. Meenakshi ma'am, and all other participants, and of course Kritika, who is handling the show. Thank you so much. Thank you so much, Ashutosh sir.
I think you mentioned that how difficult it is to be a chief guest, but I think you have done it in the most supportive and the best manner. And as you mentioned, the 35 years of friendship, I think there can be nothing more encouraging and supporting when you hear these words from a companion and a friend who's been there with you since such a long time. So thank you so much. To conclude the program, firstly, I would like to thank all the audience who have been so much patient such a long time and heard all of us. I would like to thank all the speakers that put their perceptions out today. मतलब मेरे हिसाब से और मैंने भी ये सुना है कि एक्सपीरियंस अपने आप में क्वालिफिकेशन होता है एंड आई थिंक आप सभी का एक्सपीरियंस जिस प्रकार से इस ड्रामा के लिए आया, आई थिंक इट वाज एक्सेप्शनल. थैंक यू सो मच. और अगर आप बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं kshitishprakashan@gmail.com पे. थैंक यू सो मच.